वेलकम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं कुमार। आज हम शिक्षा के उद्देश्य से यूनिट नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। यह यूनिट भी यूनिट 3 की तरह 13 नंबर की हैं और यहाँ से दो बड़े प्रश्न, एक 2 नंबर का प्रश्न और एक तो 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, यानी कि कुल मिला के 4 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। तो इन चारों प्रश्नों के बारे में हमने कुल मिलाकर 5 बड़े प्रश्न लिए हैं, जिनमें से आपके 2 बड़े प्रश्न आ जाएंगे और यहाँ पर 6-7 छोटे प्रश्न लिए हैं, जिनमें से आपके 2 छोटे प्रश्न आ जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपका जितना भी सार हैं वो इस आधे घंटे के वीडियो में हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जितने भी इस साल आने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। उनमें से पहला प्रश्न आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रूसो के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो रूसो ने बालक के ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था। अब आप सब जानते हैं कि शैशव अवस्था वह अवस्था होती है जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलती हैं, और ये हमने आपको बच्चे और बचपन की जो फर्स्ट या सेकंड यूनिट है उसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। उसके बाद अगली अवस्था है बाल्य अवस्था, जो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। उसके बाद किशोर अवस्था जो है, वैसे तो ये 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होती हैं, परंतु रूसो के अनुसार यह 12 से 15 वर्ष तक की हैं। अगली है युवा अवस्था। तो युवा अवस्था जो है वो 15 से लेकर 20 वर्ष के बीच में होती हैं रूसो के अनुसार। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जहां बालक जो है ज्ञान की प्राप्ति करता है। और वैसे भी अभी का जो सिस्टम होता है पढ़ने का वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि बालक जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में घर पर रहकर शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा सीखता है, और फिर बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक वो जो है स्कूली और जो कॉलेज होते हैं वहाँ जाकर शिक्षा लेता है। 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा बालक शैशव अवस्था में लेता है और औपचारिक जो शिक्षा होती है वो बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक लेता है। इसके बाद इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो है कि जॉन डीवी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम बताइए। अब जॉन डीवी की मैंने यहाँ 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से आपको 3 पुस्तकें कम से कम याद करके जानी हैं। अब ये 3 पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है इनको याद रखने का। पहला है हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा क्या है। इसके बाद है स्कूल ऑफ टुमारो, यानी कि आने वाले कल की स्कूलें कैसी हो उसके बारे में। फिर उसके अलावा 2 पुस्तकें और हैं, फ्रीडम एंड कल्चर, स्वतंत्रता और संस्कृति। इसके बाद है द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल और बालक क्या हैं, दोनों के बारे में। तो इन 5 नामों की इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें से आपको 3 याद कर लेनी है, स्कूल ऑफ टुमारो, एजुकेशन एंड हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। अगला प्रश्न है कि जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन और दर्शन दोनों का क्या क्या कार्य होता है, कब व्यक्ति को अनुशासन में होना चाहिए और जो दर्शन है उसका कैसा होना चाहिए। तो दर्शन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो परिवर्तनशील समाज है, इस समाज में सत्य की खोज करना ही क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। दर्शन का मतलब होता है विचार। मैंने पहले भी आपको बताया है कि दर्शन शब्द का मतलब होगा कि किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत विचार क्या हैं, उसके खुद के विचार किस क्षेत्र के हैं, वही उसका दर्शन होता है। और हो सकता है कि किसी के विचारों से प्रेरित होकर भी दर्शन को अपनाया जा सकता है। तो परिवर्तनशील समाज में जो आप सत्य की खोज करते हो, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके अपनाते हो, वही आपका दर्शन है। इसके अलावा अनुशासन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है, मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति है जो उसको अपने जो गुण हैं उनको अभिव्यक्त करने की आज़ादी देती हैं। यानी कि छात्र अगर अपनी इस आंतरिक शक्ति का प्रयोग करें तो वो अपने अभिव्यक्ति के गुणों को उजागर कर सकता है। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि शिक्षक उनको वैसा वातावरण प्रोवाइड करें जैसा उनको अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। तो अनुशासन का मतलब ऐसी आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति को बांधे रखने का नहीं, अपितु उसको अभिव्यक्त करने का जो है चांस प्रोवाइड करवाती हो। इसके अलावा है कि इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, आपके जो पेपर है उसका नाम भी है शिक्षा के उद्देश्य। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार आपसे शिक्षा के उद्देश्य पूछेगा। जैसे इससे पहले आपसे पूछा था विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इलिच के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना, बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, समाज को शिक्षित करना और अपनी संस्कृति का विकास करना, ये 4 जो हैं शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए। और इसी से जो है प्रकृति चलती रहती है। अगला है चेतना का उध्रुवीकरण या विवेकीकरण क्या होता है, ये फ्रेरे के अनुसार आपको बताना है। तो फ्रेरे के अनुसार शिक्षा ऐसी मुक्तदायी प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी स्वतंत्र प्रक्रिया है जो मानवीकरण का कार्य करती हैं, मानव को मानव बनाने का कार्य करती हैं, जहाँ मनुष्य अपने आप की खोज करता है, अपने जो आसपास के उत्पीड़न हैं उनसे दूर रहता है और न ही किसी का उत्पीड़न करता है। तो यही उदूरवीकरण या विवेकीकरण है, जहाँ मनुष्य विवेक का काम लेगा, विवेक से काम लेगा और मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा बर्ताव करता है। तो ये उसकी चेतना का विवेकीकरण कहलाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि फ्रेरे के अनुसार शिक्षित होने का क्या अर्थ है। और ये पिछले एग्जामों में पूछा भी गया है कि फ्रेरे के अनुसार शिक्षित होना क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है ऐसा मनुष्य बनना होता है शिक्षित होने का मतलब, जो न तो उत्पीड़न करता हो और न ही उसका शिकार हो, यानी कि न तो किसी के उत्पीड़न का शिकार हो या न ही किसी का उत्पीड़न करता हो, तो वही व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मानवीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। तो मानवीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति शिक्षित होता है और वो न तो किसी का उत्पीड़न करे और न ही किसी के उत्पीड़न का शिकार हो।
अगला है प्रश्न की पाठ्यक्रम निर्माण में कौन कौन से विषय शामिल किए जाने चाहिए मकारेंको के अनुसार। तो मकारेंको के अनुसार आधुनिक जो विषय हैं जैसे कि साहित्य, लिटरेचर, साइंस यानी कि विज्ञान, मैथ्स यानी कि गणित, कला यानी कि आर्ट्स, आपके जो स्पोर्ट्स हैं खेल उनको, सामाजिक ज्ञान जनरल नॉलेज जो हैं, और तार्किक विषय लॉजिकल विषय जैसे कि रीजनिंग हो गया, तो इन सभी विषयों को आपके पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ साथ उसे वैचारिक जो है मानसिक रूप से सशक्त बनाती हैं। और एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि शिक्षक के कार्य क्या होना चाहिए, किसी भी वैज्ञानिक का नाम दे दे, चाहे वो रूसो का नाम दे, जॉन डीवी का नाम दे, मकारेंको का नाम दे या फ्रेरे का नाम दे। आपको बस लिखना है कि कोई सा भी प्रश्न आ जाए कि शिक्षक का कार्य, एक टीचर का कार्य क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है कि निरीक्षण करना यानी कि अवलोकन करना, अभिभावक की तरह उससे व्यवहार करना, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए बच्चे को कि वो जो है किसी और जगह आया है और उसको वैसा जो है व्यवहार नहीं मिलता है जैसा कि उसको घर पर मिलता हो। तो यानी कि एक टीचर को अभिभावक की तरह व्यवहार भी करना चाहिए, उपचारक का काम करना चाहिए। जब भी कोई बाधा आ जाए बच्चे को तो उसके लिए उपचार के रूप में, समाधान के रूप में कार्य करें और छात्रों के हित में लगातार योजनाएं बनाते रहें, चाहे वो पढ़ने से संबंधित योजना हो, चाहे उनकी समस्या के समाधान करने की योजना हो। तो शिक्षक ये 4 प्रमुख कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं उन प्रश्नों को जो आपके बड़े प्रश्न हैं और आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है जो डीएलएड यानी बीएसटीसी 2015 में भी आ चुका है, उसका नाम है प्रयोजनवाद पाठ्यचर्या का सिद्धांत क्या है। अब यहाँ आपको समझना है कि पहले तो प्रयोजनवाद होता क्या है और ये दिया किसने है। तो ये प्रयोजनवाद जो है जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी जो सिद्धांत हैं वो जॉन डीवी के अनुसार लिखा गया है। तो इसको समझेंगे कि आखिर होता क्या है। प्रयोजनवाद की शिक्षा में शिक्षा के ग्रंथ विषयों बालकों की अपेक्षा बालकों को जो है अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि जो ग्रंथ हैं, पाठ्यक्रम जो है, पाठ्य जो प्रक्रिया है उसको इंपॉर्टेंट न मानते हुए बालक सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको शिक्षा जो देनी है वो किसे देनी है, बालक को शिक्षा देनी है। यानी कि बालक जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है। किसके अंदर, प्रयोजनवाद के अंदर। शिक्षा ही, बालक ही शिक्षा का केंद्र है। उसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनना चाहिए जो उत्तम हो, अच्छी क्वालिटी का हो और समृद्धशाली हो। उसके जो उद्देश्य आपने तय किए हैं शिक्षा के वो उसका पूर्ण करता हो और संपूर्ण अनुभव प्रदान कर सके, ताकि जो है भावी सामाजिक जीवन एक बच्चे का जो है वो तैयार हो सके। तो ये प्रयोजनवाद का मुख्य कार्य है। ऐसी शिक्षा जहाँ बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, उसको समृद्ध बनाया जाए और उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, तो वही शिक्षा प्रयोजनवाद कहलाती है। तो ये इसका बेसिक तो हो गया है। इसके बाद अगला है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम नियोजन का दूसरा सिद्धांत क्रिया है। अब ये क्रिया क्या है इसको समझते हैं। बालकों को क्रिया करने का अवसर देना चाहिए। क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ये कार्य कैसा हो, स्वतंत्र रूप से हो। उसको एक बार निर्देश दे दिए जाए बालक को, उसके बाद उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देना चाहिए। इससे जो है वो सक्रिय रूप से रहकर अनुभव प्राप्त करेगा और अनुभव से सीखी हुई चीज़ें जो हैं उसे आगे भविष्य में काम में आती हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, हालांकि गलतियां होती हैं परंतु उसे अनुभव सीखने को मिलता है और वो अनुभव जो है उसे भविष्य में गलतियां करने से रोकते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से उसे कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादियों का मानना है। इसके बाद अगला है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का तीसरा आधार बालक की प्राकृतिक अभिरुचि है। अब ये प्राकृतिक अभिरुचि क्या है इसको समझते हैं। प्राकृतिक अभिरुचि से मतलब होता है कि बालक का शुरू से जब वो पैदा हुआ है उसी टाइम से उसका रुझान किस चीज़ की ओर है, वो शिक्षा की ओर है, खेलने की ओर है या किसी साहित्य को पढ़ने की ओर है, पढ़ाने की ओर है। तो किस और उसकी जो रुचि है उसी रुचि के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। यही इस प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का तीसरा भाग है। इसके बाद अगला है कि ड्यूवी पाठ्यक्रम अथवा अध्यापन की औपचारिकता फॉर्मेलिटी का विरोधी है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि केवल अध्यापन ही जो है केवल अध्यापन ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। अध्यापन का मतलब है कि केवल पढ़ाना काफ़ी नहीं है। पढ़ाना एक फॉर्मेलिटी हो सकता है, आपकी औपचारिकता हो सकती है। कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाने आए, अगर वो सिर्फ औपचारिकता पूरी करके चला जाए, बालकों पर अच्छे तरीके से ध्यान न दे, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मेलिटी का काम हो जाएगा और बालकों का विकास वहीं अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए जो आपके अध्यापन की जो शैली है वो औपचारिक मात्र नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादियों का मानना है। अगला प्रश्न जो है वो भी जॉन डीवी का है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल आने के लिए, क्योंकि 2017 में ये 2 बार पूछा गया है और डीएलएड 2019 में पूछा गया है। उसके बाद अभी तक ये प्रश्न नहीं आया, तो यहाँ से प्रश्न आने का काफ़ी चांसेस हैं। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होनी चाहिए, यानी कैसी शिक्षा होनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है, साथ ही पाठ्यचर्या जो है कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जॉन डीवी जो है कैसे वैज्ञानिक हैं। तो जॉन डीवी जो है ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रयोजनवाद को सपोर्ट करते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो काम की लाइनें हैं सिर्फ उन्हीं को आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी सीरीज में बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, वो सब चीज़ें काम की नहीं है। आपको जो मुख्य बिंदु लिखने हैं वो पढ़ते चलेंगे। जॉन डीवी के अनुसार समाज और विद्यालय जो हैं के बीच एक बड़ी खाई है। एक तो आपका समाज है, एक आपका विद्यालय है। दोनों के बीच जो है सपाटता यानी कि समतलता नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है कि विद्यालयों का स्वरूप समाज को बदलने पर नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के बाद भी विद्यालय की परंपरागत क्रियाकलापों पर आधारित ही रहता है। यानी कि समाज और जो शिक्षा के लिए विद्यालय हैं वो दोनों एक साथ कार्य नहीं कर पाते हैं।
जी जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को समाज का लघु रूप में विकसित करना चाहिए, यानी कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जैसा कि उसके समाज का वातावरण हो। वहाँ से उसे ये फायदा मिलेगा कि लघु समाज के रूप में विद्यालय में जैसा व्यवहार करना सीखता है वैसा ही वो व्यवहार एक्चुअल जो समाज है वहाँ भी करना सीख जाएगा। यानी कि विद्यालय एक प्रयोगशाला के रूप में हो जहाँ विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा और इच्छा के अनुरूप कार्य करने को उसे अवसर मिले, यानी कि वो स्वतंत्र क्रिया कर पाए। तो ये लाइनें हो चुकी हैं। यहाँ से आपने पढ़ा कि जॉन डीवी ने कहा है कि पहले तो विद्यालय और समाज इनके मध्य जो दूरियां हैं उसका मुख्य कारण जो है सामाजिक ढांचा और विद्यालय का ढांचा है। और ये ढांचा ऐसा है कि इसकी दूरी का मेन कारण औपचारिकता पूरी करना हो चुका है, यानी कि फॉर्मेलिटी जो है औपचारिकता ही इसका मुख्य कारण है। इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो विद्यालय है उनको एक लघु समाज के रूप में विकसित करना चाहिए, जहाँ विद्यालय एक प्रयोगशाला हो, यानी कि एक लेबोरेटरी हो, जहाँ विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग जो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी जिज्ञासा है, जो जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर पाएँ और उनको अनुभव मिल सके। तो ये हो चुका है इनके अनुसार शिक्षा। अब आगे देखते हैं कि शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण ऐसा प्रोवाइड करवाना चाहिए जो कि विद्यार्थी के लिए विकास में मददगार हो, यानी कि उसकी जो है हेल्प कर सके। ऐसा वातावरण शिक्षक को देना चाहिए बालकों के लिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि शारीरिक हो, मानसिक हो और मनोवैज्ञानिक रूप से भी सही हो। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के विकास की क्षमता होती हैं। जैसे शिक्षा के मुख्य दो भाग होते हैं, एक तो होता है मनोवैज्ञानिक और एक होता है सामाजिक, यानी कि एक तो मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी शिक्षा दी जाती है, दूसरा है समाज में ढलने के लिए, जो समाज के नियम कानून है उससे ढलने के लिए भी शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा जो है ऐसे दोनों प्रकार की जो शिक्षा है वो शिक्षक द्वारा दी जानी चाहिए बालकों के लिए। इसके बाद है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये आपको बताने हैं। बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना है आपको। सबसे पहला है समायोजन का उद्देश्य। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ अपने से समझेंगे कि किसी प्रजाति को अगर जीवित रहना है या अपनी निरंतरता कायम रखनी है तो उसे प्रकृति के साथ जिस प्रकार का एडजस्टमेंट करना होता है वैसे ही बदलते परिवेश के अनुसार बालकों को किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए वो जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगला है सामाजिकता का विकास। अब सामाजिकता का विकास ऐसा है, मनुष्य हम सब जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बारे में जानना, उसके नियमों को मानना और वहाँ के लोगों के साथ रहना, उनसे अच्छे संबंध बनाना हमारा मुख्य कार्य है। तो हमें सामाजिकता की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद है आर्थिक कुशलता का विकास। जैसा कि हमने आपको विवेकानंद और स्वामी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहाँ बताया था, बिल्कुल वैसे ही बात है। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बालकों को। खुद जो है शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से कैसे वो पैसे कमा पाए उसके बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिकता का विकास करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखें, यातायात के नियमों का पालना करना सीखें। तो ये सभी चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके अलावा है लोकतंत्र के बारे में सही चीज़ें वो सीखे। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं तो वो उस पूरी प्रोसेस को समझ पाए, वो भी शिक्षा वहाँ दी जानी चाहिए। इसके बाद ही इनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किसके अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। अब लचीले होने से मतलब ये है कि जैसे या तो बिल्कुल सिंपल बना दिया, वो भी किसी काम का नहीं है क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा पाठ्यक्रम हो थोड़ा सा लचीला हो। लचीला होने का मतलब न तो ज़्यादा कठिन और न ही ज़्यादा सिंपल। जहाँ कठिनाई होनी चाहिए वहाँ कठिन है और जहाँ सिंपल होना चाहिए वहाँ सिंपल है। इसी तरह तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है, न तो कठोर है और न ही सीधा है। जहाँ उसे कठोर होना चाहिए वो वहाँ कठोर भी होता है। अगला है अनुभव का सिद्धांत। बालक के अनुभव और शिक्षक के अनुभव दोनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको शामिल नहीं करेंगे तो औपचारिकता मात्र से शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला है वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों का सिद्धांत। अभी सिद्धांत में ये कहा गया है कि शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी चाहिए। सिर्फ सिद्धांत पढ़ाकर रटाने से काम नहीं चलेगा, उनके प्रैक्टिकल भी आपको करवाने पड़ेंगे। उसके बाद ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो मनुष्य जीवन के उपयोगी हो, यानी कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है यहाँ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न हो, आगे जाकर कुछ ना कुछ कर पाए। इसके बाद है ज्ञान इकाई का सिद्धांत। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करने को कहा गया है कि जब भी कोई सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाए तो वो सारा एक ही स्थान पर एक ही जगह मिल जाए बालक को, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि जब वो टुकड़ों में अलग अलग जगहों से पढ़ता है तो वो लिंक नहीं कर पाता है। इसलिए जो है संपूर्ण इकाई के रूप में एक विषय वस्तु का ज्ञान एक जगह ही देना चाहिए। तो ये इनकी बातें हो चुकी हैं और ये प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के पढ़ने के लिए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेगा इस बार पेपर में। अगला प्रश्न है कि डी स्कूलिंग व्यवस्था क्या किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न भी इस साल के लिए लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है और आने वाला है। तो डी स्कूलिंग व्यवस्था क्या होती है, इवान इलिच के अनुसार आपको ये पढ़ना है। ये प्रश्न भी 2016 और 17 में आया था। उसके बाद अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है, तो इसको पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा आप लिख सकते हो। विद्यालय जो है एक अध्ययन की परंपरागत संस्था है। परंपरागत मतलब पहले से जो चली आ रही हैं वैसी संस्था है। इन संस्थाओं ने प्राचीन काल से ज्ञान के स्रोत पर राजनीतिक एकाधिकार रखा है। राजनीतिक एकाधिकार का मतलब है कि शुरुआत से जो है विद्यालय एक ऐसी संस्था रही है जहाँ जाकर ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति होती है। हालांकि ज्ञान प्राप्त तो बाहर भी कर सकता है, परंतु एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहाँ वो अपनी शिक्षा को एक ही जगह प्राप्त कर पाए और उसके जैसे अन्य विद्यार्थी भी वहाँ शामिल होते हैं। एलिच के अनुसार संस्थाएं अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। उनका मानना है कि जो स्कूलिंग करवाते हैं, जो विद्यालय होते हैं, जो पढ़ाई करवाते हैं, वो अपने कार्य के प्रति जो है ईमानदार नहीं हैं। और वर्तमान में एलिच के विचारों के समर्थक कौन कौन हैं, तो जॉन होल्ट हैं,
गुडमैन हैं, चार्ल्स सिल्वरमैन हैं, स्विलरमैन। अब यहाँ कहने का मतलब है जॉन होल्ट वही हैं जिन्होंने लिखा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चों को सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इनका मानना है ये विरोधी हैं स्कूलों के बारे में, विद्यालय जो प्रणाली वर्तमान में लागू है इसके विरोधी हैं। इसलिए इनका मानना है कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो जरूरी नहीं है कि औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटी के रूप में विद्यालय स्तर पर ही दी जाए, विद्यालय के बाहर भी जो शिक्षा होती है उसको भी जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसलिए इसका मानना है कि संसार की सभी स्कूलें समाज पर शिक्षा के विपरीत प्रभाव डाल रही हैं, यानी कि उसको जैसे समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो वैसी नहीं है, वो उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। यहाँ छात्र जब आता है पढ़ने के लिए तो फॉर्मेलिटी करता है, गुड मॉर्निंग करता है, वैसा वो गुड मॉर्निंग अपने घर वालों के साथ नहीं करता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी के रूप में सिर्फ स्कूलों में होता है और समाज पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। विद्यालय की असफलताओं को छिपाने के लिए अधिकतर लोग कहते हैं कि शिक्षा तो क्या हो चुकी है, महंगी है, जटिल है और लगभग असंभव कार्य है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चेंज करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वैसा का वैसा लिखें। अब जानते हैं कि आखिर डी स्कूलिंग जो इनकी पुस्तक है सोसाइटी के, डी स्कूलिंग सोसाइटी, इसमें इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि वह शिक्षा को संस्थागत बनाने के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक संस्था तक सीमित न कीजिए, इसको कहीं भी देने का अधिकार रखिए। उनका तर्क था कि जहां शिक्षक पर सरकार और प्रशासन का नियंत्रण हो और विद्यार्थी शिक्षक के अधीन हो वहाँ विद्यालयों में न्याय नहीं हो सकता है और न वहाँ बच्चों का सीखना यानी अधिगम होगा, क्योंकि शिक्षक अनुदेशन सामग्री के बंडल के रूप में प्रमाण पत्र के साथ देते हैं। यानी कि ऐसी शिक्षा जो किसी के अंडर कंट्रोल में हो वो कभी शिक्षित नहीं हो सकती, वो सक्सेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी अंडर कंट्रोल में दी जाने वाली शिक्षा से बालक जो है सीखने में कम जो है रुचि दिखाता है और अंडर कंट्रोल दी गई शिक्षा कभी जो है अधिगम प्राप्ति और न्याय प्राप्ति के लिए काम में नहीं आती हैं। तो ये इनके डी स्कूलिंग व्यवस्था का प्रमुख कार्य हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो इवान इलिच ने बताया कि बाल्य अवस्था को शैशव अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था से अलग माना है। पहले बच्चे जो हैं किशोर अवस्था में ही विद्यालय जाते थे, यानी कि जब वो लगभग 10-12 साल के हो जाते थे उसके बाद ही वो विद्यालय जाते थे। परंतु वर्तमान में औद्योगिक क्रांति ने बाल्य अवस्था से ही बालक को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर कर दिया है और इस मजबूरी के कारण उनका बचपन जो है वो उनसे छिन जाता है। जहाँ बचपन में प्रकृति की शिक्षा दी जानी चाहिए तो वो शिक्षा उसे नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन्होंने एक डी स्कूलिंग नामक जो है डी स्कूलिंग का एक इन्होंने विचार दिया है। तो ये डी स्कूलिंग कोई अलग नहीं है, आपको समझना है कि डी स्कूलिंग व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो किसी संस्था के रूप में कार्य न करे, जो एक प्राकृतिक रूप से शिक्षा प्रोवाइड करे, वही डी स्कूलिंग होता है। तो ये प्रश्न छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता है। 2 नंबर का या 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा आपको 20 से 25 लाइनें इसमें लिखकर आनी है। आप और भी इसके पहलू अपनी सीरीज से पढ़ सकते हैं, परंतु जो 10-20 लाइनें बोलनी थी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है मानसीकरण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मानसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ मनुष्य खुद के बारे में पढ़ता है, दूसरे का उत्पीड़न नहीं करता है और न ही कभी उत्पीड़न का शिकार होता है। तो इसके बारे में जानते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मानसीकरण से तात्पर्य है मनुष्य होना। कैसा मनुष्य होना? जो दूसरे मनुष्य के साथ, उस दुनिया के सभी मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार करें, मानवता का व्यवहार करें। मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचान सके, अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी स्वतंत्रता के अधिकारों को जाने और अपनी सृजनात्मकता को पहचाने कि वो क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में जानना है। उसके लिए क्या है? मानसीकरण होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्पीड़नकारी जो ये समाज है, वर्तमान में उत्पीड़नकारी और अन्यायपूर्ण जो समाज बन चुका है, इस समाज में अगर किसी को सही शिक्षा देनी है तो शिक्षा का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो जो उत्पीड़न है उसको खत्म करें, जो खुद उत्पीड़न के शिकार हैं उनको उस उत्पीड़नता से मुक्ति दिलाए और स्वतंत्रता दिलाए, अपने अधिकारों की बात करें। यही जो शिक्षा है वो मानसीकरण होती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। तो फ्रेडे के अनुसार शिक्षण पद्धति समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसी पद्धति हो जो बालकों के सामने समस्या जो है प्रकट करे ताकि बालक खुद जो है उस समस्या का समाधान कर सकें। यानी कि विद्यार्थी मुक्तिदायी शिक्षा में सूचनाओं का ग्रहण नहीं कर सकता है, बल्कि संज्ञान के कर्म होते हैं सोचना और चिंतन करना। जब बालक खुद सोचता और चिंतन करता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो खुद कार्य कर सकता है, यानी प्रॉब्लम को सोल्व करना उसका मुख्य कार्य हो जाता है, यानी वो खुद अनुसंधान करता बने, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद बात करें कि उनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या हो। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहाँ सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी अपने अनुभव पर आधारित हो, यानी कि विद्यार्थी खुद अनुभव करे, खुद जब क्रिया करके सीखेगा तो वही पाठ्यक्रम सक्सेस है। पाठ्यक्रम में वही वस्तु शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में भी हो और प्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे अगर किसी कक्षा 6 वाले बालक को हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो उसे जब तक उस कैरेक्टर से लगाव नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो वो उसे सीख नहीं पाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 8वीं 9वीं 10वीं तक ही जो है इतिहास की शिक्षा दी जानी चाहिए, उससे पहले नहीं। शांति की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र, ऐसे जो है विषय पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। तो ये जो है शिक्षा के बारे में फ्रेडे के विचार हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। और इसके अलावा एक और प्रश्न बचा हुआ था, वो प्रश्न था कि रूसो के अनुसार जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको एक शुरू में स्टार्टिंग में अवस्था तो बता दी है। आप एक काम कर सकते हो, इस प्रश्न का जो आपको उत्तर लिखना है तो आप जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 या 2 में पढ़ाया होगा बच्चे और बचपन के अंदर, वहाँ सभी अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं को मैंने अच्छी प्रकार से बताए हैं। तो आप वहाँ से उस प्रश्न को देख लीजिए और वही प्रश्न की डिटेल आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इन सभी के आंसर बिल्कुल वैसे ही हैं जो संज्ञानात्मक विकास के अंदर लिखे हुए हैं। तो आप जो हैं अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं।